स्वागत है आपका टाइम्स अप पर। मैं गौसिम फारूकी और आप देख रहे हैं टाइम्स अप। ज्ञानपापी मस्जिद और ईसाई ईदगाह जन्मभूमि सहित अन्य धार्मिक स्थलों के मामले में पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने शनिवार को किनारा कर लिया है। उनका आरोप है कि हिंदू पक्ष के लोगों ने ही अलग थलग करने का प्रयास किया, इसलिए सभी मुकदमों से खुद व अपने परिवार को अलग करने का कठिन फैसला लेना पड़ा है। सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने शनिवार को लिखित बयान जारी किया। उनका कहना है कि देश और धर्म में हित में अलग अलग न्यायालयों में वाद दायर किए हैं, इनकी पैरवी प्रभावी की जा रही है। हमारी पैरोकारी में ही वाराणसी के ज्ञानवापी से जुड़े सभी मुकदमों को दाखिल करने के बाद मैं और मेरा परिवार हिंदू पक्ष के लोगों के निशाने पर आ गया। धर्म युद्ध की इस लड़ाई में दौरान अपने ही समाज ने हमें गद्दार घोषित कर दिया। शासन प्रशासन भी प्रताड़ित कर रहा है। इसे शुरू करके शायद हमने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की थी। ये समाज धर्म के नाम पर भ्रमित करने वाले लोगों के साथ खड़ा रहता है। अपना स्वार्थ नौछावर करके देश और समाज की रक्षा का काम करने वाला उपेक्षित और अपमानित किया जाता है। इसलिए क्षमा चाहता हूँ, अब और नहीं सहा जाता। बिसेन के अधिवक्ता ने भी खुद को अलग किया। ज्ञानवापी मामले में जितेंद्र सिंह बिसेन के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने भी खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी मामले में वर्ष 2021 से और श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में वर्ष 2022 से लगातार पैरवी कर रहे हैं। दिल्ली का अपना काम छोड़कर ज्ञानवापी मामले को ही संभाल रहा हूं। ज्ञानवापी के सभी मामलों के लिए जितेंद्र सिंह बिसेन ने अधिवक्ता नियुक्त किया था, मगर कुछ समय से उनके स्पष्ट चर्चा नहीं हो पा रही थी। कहा कि फरवरी के लिए 2022 से अब तक कोई फीस नहीं ली प्राप्त की है। बता दें कि बिसेन इस मामले में पहले भी कई बार दावे वादे और बयान देकर पीछे हट चुके हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को जब ज्ञानवापी परिसर का सर्वे चल रहा था तो बिसेन ने मुकदमे से ही हाथ खींच लेने की बात कही थी। फिर करीब 3 महीने पहले अपने मुकदमे की पावर ऑफ अटॉर्नी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देने की बात कही थी। इस पर भी कानून के जानकारों ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार खुद पक्षकार है तो मुख्यमंत्री किसी याचिकाकर्ता के लिए कैसे मुकदमा लड़ सकते हैं। इस दौरान भी बिजनेस ने और कई बार अपने ऊपर हमले होने की बात कही थी, लेकिन मेडिकल और पुलिस जांच में एक भी दावे की पुष्टि नहीं हो पाई। अब बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो चुने गए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नए अध्यक्ष। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी भारत के एक प्रतिष्ठित न्यायिक, कई न्यायशास्त्र पुस्तकों को लेखक और शरिया विज्ञान के शोधकर्ता हैं। जाने कौन है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जो चुने गए IMPLB के नए अध्यक्ष। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। नए अध्यक्ष का चुनाव इंदौर की 2 दिवसीय बैठक के दौरान किया गया था। दरअसल 13 अप्रैल 2023 को IMPLB के अध्यक्ष मौलाना राबे हसन नदवी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने लखनऊ के नदवा मदरसे में आखिरी सांस ली थी। नदवी के निधन के बाद से ही बोर्ड के अध्यक्ष पद का खाली हो गया था, जिसके बाद 3 जून को सर्वसम्मति से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नाम पर मोहर लगाई गई। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का जन्म 5 नवंबर 1956 में बिहार के दरभंगा में हुआ था। वो मौलाना मुजद्दुल इस्लामी कासमी के भतीजे हैं और मौलाना मुजद्दुल इस्लामी कासमी इस्लामिया फ़िक्र एकेडमी के संस्थापक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की शिक्षा पर बात कर रहे हैं तो वो जामिया रहमानिया मुंगेर पर और दारुल उलूम देवबंदी से पढ़े हुए हैं। हैदराबाद के रहने वाले मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी पेशे से एक लेखक और इस्लामी धर्मशास्त्री हैं। इस पर बरेलवी के मौलाना ने आपत्ति जताई है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर एक ही विचारधारा के लोगों का कब्जा रहता है, जबकि बोर्ड के संविधान में ये लिखा हुआ है कि देश के हर विचारधारा के व्यक्तियों को नुमाइंदगी दी जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन का मकसद शरीयत के उसूलों की हिफाजत करना और मुसलमानों के धार्मिक मुद्दों के समाधान के लिए काम करना था, मगर बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया। मुसलमानों की शरई नुमाइंदगी करने के बजाय राजनीतिक मामलों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा। मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी मौलाना ने कहा कि जिस दिन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना हुई है, उस दिन से लेकर आज तक एक ही विचारधारा के लोगों का बोर्ड पर कब्जा रहा और अध्यक्ष रहे, जबकि बोर्ड के संविधान में ये लिखा हुआ है कि देश के हर विचारधारा के व्यक्तियों को नुमाइंदगी दी जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहाबुद्दीन रजवी ने
गुजारिश करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों की कुल आबादी में 70% सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमान हैं, इसीलिए किसी बरेलवी आलिम को का ही बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए। साथ ही बोर्ड को राजनीतिक से दूर रहना चाहिए, राजनीतिक लोगों को बोर्ड में कोई जगह नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं सांची मर्डर केस पे। सांची हत्याकांड पर देवबंद उलमा और ओवैसी पर भड़के कारी। स्कॉलर कारी अबरार जमाल बोले, कड़े पहनकर हिंदू युवतियों को बहला फुसलाकर न करें कत्ल, समाज होता है शर्मसार। मुस्लिम समाज के लोग डीएम को ज्ञापन सौंपकर वापस जाते हुए दिल्ली में हुए सांची हत्याकांड को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने हत्यारे युवक को फांसी दिलाने की मांग की। इस्लामिया स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने कहा, दिल्ली में हिंदू युवती सांची का साहिल नामक युवक ने बेरहमी से कत्ल किया था, जिससे पूरी इंसानियत, इस्लाम और मुस्लिम समाज शर्मसार हुआ है। कत्ल के लिए किसी भी समाज में कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती, चाहे वे किसी भी समाज का हो, हिंदू हो या मुस्लिम। उन्होंने कहा, समाज के किसी व्यक्ति ने एक इंसान का कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यदि एक इंसान की ज़िंदगी बचाई तो पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। देवबंद उलेमा और ओवैसी पर भी भड़के रहिए टाइम्स अब।